नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 12 हिस्ट्री का महातांडव वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये प्रत्येक चैप्टर में आपका 15 से 16 क्वेश्चन करके करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक चैप्टर से आपका 40 से 50 क्वेश्चन करके करवा रहा हूँ। ये 15 से 16 क्वेश्चन आपका प्रत्येक चैप्टर से जो करवा रहा हूं, ये सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो आपका 6 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है, तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर है आपका ईंट मनके तथा अस्थियां, और इसका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, इस वजह से। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम आपका हड़प्पा नामक स्थान का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। इस वजह से आपका सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। और ये हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। और ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो ये आपका लोथल नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। और ये लोथल आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। और ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। देखिए, अगर विशाल स्नानागार पूछे तो विशाल अन्नागार पूछे, ये दोनों आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? तो ये आपका सनहुदड़ो था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया के परलेखों में मेलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए किया जाता था। तो मेसोपोटामिया के परलेखों में जो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो अभी बताएं, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको बताया, ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहां से प्राप्त होता था। तो देखिए, सिंधु घाटी के निवासी जो थे बच्चों, इसे सोना कहां से प्राप्त होता था? तो इसे सोना आपका दक्षिण भारत से प्राप्त होता था, यानी कि कर्नाटक तरफ से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। अगर पूछे कि तांबा कहां से प्राप्त होता था, तो तांबा याद रखिएगा खेतड़ी से प्राप्त होता था। अगर पूछे कि टीना कहां से प्राप्त होता था, तो टीना इसे अफगानिस्तान से प्राप्त होता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह का प्रमाण है बच्चों, ये आपका लोथल से मिला है, क्योंकि लोथल ही किसका क्या था? प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था, ये आपका मेसोपोटामिया के साथ भी था, आपका अफगानिस्तान के भी साथ था, और आपका ये ईरान के भी साथ था, चीन के साथ नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। उसके बाद देखिए, अब यहाँ अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है। तो जोते हुए खेत का प्रमाण आपका कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, और यहीं से आपका हवन कुंड मिला है, चूड़ी भी यहीं से मिला है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा वासियों को लाजवद मणि कहां से प्राप्त होता था। तो हड़प्पा वासियों को जो आपका लाजवद मणि है, ये आपका सुर्तगही से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो सबसे बड़ा नगर आपका ये मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है?
तो राखल दास बनर्जी ने क्या है, कब किया है, तो 1922 में। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी, तो यह आपका दाएं से आपका बाएं की ओर लिखा जाता था। मतलब जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है ना, इधर से स्टार्ट किया जाता है उस प्रकार से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका कब जाएगा, यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपका जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा, तो याद रखिएगा 1837 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को जाना जाता था, तो अभिलेखों में आपका देवनाम प्रियदर्शी के नाम से आपका अशोक को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों के में कितने महाजनपद का उल्लेख है, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र, ठीक है। तो इनसे आपका 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी है बच्चों ये कहाँ थी, तो ये आपका राजगृह था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा राजगृह। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका पुस्तक की रचना आपका मेगास्थनीज ने क्या है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द्वितीय नगरीकरण में के नगरों को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को आपका लोह युगीन नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा लोह युगीन नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया, तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों इसकी रचना आपका हरिसेन ने किया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा हरिसेन। और कौन से भाषा में क्या है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इससे में पूछ सकता है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि आपका हरिसेन ही थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो ये आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के राजकवि आपका बाणभट्ट थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर और कालिदास किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कालिदास पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय, अगर बाणभट्ट पूछे तो आपका हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की लिपि थी, तो अशोक के धम्म की लिपि क्या थी, तो अशोक के धम्म की लिपि आपका ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, तो ये आपका शुरू किया था आपका ये अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, तो किसके अभिलेख में मिलता है, तो ये आपका प्रभावती गुप्त के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो प्राचीन भारत में जो अभिलेख लिखने की शुरुआत है ये आपका अशोक ने किया था। और अशोक कौन से वंश के थे, तो ये आपका मौर्य वंश के थे, ठीक है। और मौर्य वंश के कितने नंबर के शासक थे, तो तीसरा नंबर के शासक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस आपका विशाखा दत्त की रचना है, यानी कि विशाखा दत्त ने ही आपका मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखा है, आप लोग जानते हैं क्या, हाँ कौटिल्य ने आपका अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है। और कौटिल्य का नाम ही आपका विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, तो अपने स्वयं के खर्चे से आपका सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदामन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा रुद्रदामन। अब इसके बाद देखिए अब आपका जो अगला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई, तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा परिवार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। और महाभारत की रचना कौन से भाषा में किया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, महाभारत की रचना आपका संस्कृत भाषा में किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था, तो पहली बात ये आपको याद रखना है कि महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में हुआ था। और ये कितने दिनों तक चला था, तो ये आपका टोटल 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 18 दिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था, तो महाभारत कालीन समाज का स्वरूप आपका पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा
पितृसत्तात्मक। और पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का समाज का स्वरूप कैसा था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का समाज का स्वरूप आपका मातृसत्तात्मक था, और जो महाभारत कालीन समाज का स्वरूप है बच्चों ये आपका पितृसत्तात्मक था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो मनुस्मृति तो बोले महाभारत में, इन दोनों में आपका विवाह का टोटल 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 8। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दुर्योधन की मां कौन थी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बचपन से आप लोगों ने टीवी में महाभारत सीरियल को देखा होगा। दुर्योधन की मां कौन थी, तो ये आपका गांधारी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा गांधारी। और कुंती किसकी मां थी, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए कुंती किसकी मां थी, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के संपूर्ण जीवन को आपका 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 4। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि महाभारत की रचना आपका वेद व्यास ने किया था, और कौन से भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 18। देखिए महाभारत का युद्ध भी आपका 18 दिनों तक चला था, और पुराणों की संख्या भी आपका 18 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। यानी कि जो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, तो ये महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका रजमानामा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा राजनामा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि मृच्छकटिकम के लेखक का नाम क्या है। तो मृच्छकटिकम के लेखक का नाम आपका शूद्रक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा शूद्रक। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो चैप्टर था आपका महाभारत वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। इससे बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, अगर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 है आपका विचारक, विश्वास और इमारतें हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें मुख्यतः हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश के आपका रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा रायसेन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपका नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पे है, तो याद रखना है लुम्बिनी आपका नेपाल देश में है, वर्तमान के नेपाल में है। ठीक है, और याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसे भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व, जिसे बीसी हम लोग कहते हैं, 563 ईसा पूर्व में आपका महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप कौन से धर्म से संबंधित है, तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म आपका ये वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा वैशाली कुंडल ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का मृत्यु आपका पावापुरी में हुआ था। कहाँ पे, याद रखिएगा पावापुरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपका जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, देखिए जैन धर्म का जब 2 भागों में बंटवारा हो गया था, तो एक भाग आपका श्वेतांबर कहलाया था और एक भाग आपका दिगंबर कहलाया था। श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किया था, तो श्वेतांबर का नेतृत्व आपका स्थलभाद्र ने किया था और दिगंबर का नेतृत्व आपका भाद्रबाहु ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिए जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा जैन धर्म में टोटल आपका 24वें तीर्थंकर थे और 24 नंबर का तीर्थंकर आपका महावीर स्वामी था। और जो पहला यानी कि फर्स्ट तीर्थंकर था ये आपका ऋषभदेव था और 23 नंबर का तीर्थंकर आपका पारसनाथ था। ठीक है, पहला 23 नंबर और 24 नंबर, ये 3 के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये 3 से ही क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला आपका
ऋषभदेव, 23 नंबर का आपका पारसनाथ और आपका जो 24 यानी कि अंतिम था आपका महावीर स्वामी। ठीक है, जो आपका पारसनाथ पढ़िया देखते हो ना, ये पारसनाथ के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे मृत्यु हुआ था यहीं पे हुआ था पारसनाथ पहाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, निर्वाण की प्राप्ति मृत्यु ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध को अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बच्चों ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सारनाथ। देखिए, इसे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो पहला उपदेश है ये कहाँ दिया था, और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था। तो याद रखिएगा, पहला उपदेश आपका सारनाथ में और सबसे ज्यादा उपदेश आपका श्रावस्ती में। कहाँ पे? याद रखना, सबसे ज्यादा उपदेश यानी कि सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? तो वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन के जनक आपका वासवन्ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा वासवन्ना। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग देखें गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपका वर्धमान था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महावीर स्वामी ने पारसनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने पारसनाथ के सिद्धांत में आपका ब्रह्मचर्य का नया सिद्धांत जोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मचर्य। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो जो आपका पहला बौद्ध संगति है बच्चों, ये आपका अजात शत्रु के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा अजात शत्रु। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए टोटल कितने बौद्ध संगति हुआ था? तो टोटल आपका 4 बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, पहला जो बौद्ध संगति है जो कि आपका अजात शत्रु के काल में हुआ था, एक कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगति आपका, यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ राज तो समझ आइएगा, राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए, जो दूसरा बौद्ध संगति है बच्चों, एक कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? याद रखिएगा, वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था, तो BC में। उसके बाद देखिए, जो तीसरा बौद्ध संगति है, ये थर्ड बौद्ध संगति आपका कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। याद रखिएगा, प लिख दिए तो मतलब पाटलिपुत्र। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये आपका 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो आखिरी यानी कि चौथा बौद्ध संगति है बच्चों, ये चौथा बौद्ध संगति आपका कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे? कुंडल वन में हुआ था। और इसी जो चौथी बौद्ध संगति है जो कि कनिष्क के काल में हुआ था बच्चों, और इसी बौद्ध संगति में आपका बौद्ध धर्म आपका 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। पहला बौद्ध संगति आपका अजातशत्रु के काल में आपका कहाँ पे हुआ था? राजगीर यानी कि आज का राजगीर में 483 ईसा पूर्व में। सेकंड आपका वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। थर्ड आपका पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व में। और चौथा जो आपका है बच्चों, ये आपका कहाँ पे तो हुआ था? कुंडल वन में, प्रथम शताब्दी में, कनिष्क के काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य आपका आनंद एवं उपाली, ये दोनों भी था, कश्यप भी था, और आपका सरियपुत्र और गोधरा लयन भी था। ठीक है, यानी कि ये सभी आपका गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, यानी कि जो सबसे, जिसको गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा मानते थे, तो ये था आपका आनंद। ठीक है, ये गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य थे, और ये सभी आपका शिष्य थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रिय का मतलब समझ रहे हो ना, सब जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं। आप लोग नहीं कहते ये प्रिय छात्र है हमारा, टीचर लोग बोलता होगा। ठीक है, जो ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो अभी बताया आपको 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हीन आनी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? तो जो आपका हीन आनी पुस्तकें बच्चों, ये आपका पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों, ये आपका निरंजना नदी, कौन सी नदी? तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा निरंजना नदी। और कौन से पेड़? तो याद रखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको 4 बौद्ध संगति बताया, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथा आपका कुंडल वन में। तो तृतीय पूछा है तो पाटलिपुत्र हो जाएगा भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, सारा नोट डाउन करते चलिए, बढ़िया साथ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म आपका
वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इसका मृत्यु आपका पावापुरी में हुआ था। आज रखिए कहाँ पे, पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था। तो मैंने आपको बताया कि जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था ये आपका फोर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। और जो फोर्थ यानी कि चौथा बौद्ध संगति है कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। और उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, तो उस समय कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब एक चीज आप लोग ये बताइए कि जो आपका महावीर स्वामी है इसे कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कमेंट कीजिएगा फटाक से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों को नहीं आता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा कि महावीर स्वामी को जो आपका इस साल के वृक्ष, कौन से वृक्ष, तो साल के वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। एक है आपका गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। और जो आपका एक है महावीर स्वामी उसे आपका साल के वृक्ष के नीचे। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अलबरूनी का जन्म आपका ख्वारिज्म में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ख्वारिज्म। और याद रखिएगा ये जो आपका अलबरूनी है ये भारत किसके साथ आया था, तो ये अलबरूनी भारत आपका मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी, तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना आपका अरबी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, अरबी भाषा में। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि अलबरूनी ने कौन से पुस्तक की रचना किया था, किताब उल हिंद की रचना किया था, कौन से भाषा में, तो अरबी भाषा में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे, तो अलबरूनी आपका यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूनानी भाषा। बाकी बात ये सीरियाई भाषा को भी जानते थे, फारसी भाषा को भी जानते थे और संस्कृत भाषा को भी जानते थे, यानी कि ये तीनों भाषा को ये जानते थे, सिर्फ ये आपका यूनानी भाषा को नहीं जानते थे। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो इब्न बतूता ने आपका रहला नामक पुस्तक की रचना किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, रहला। और याद रखिएगा ये जो आपका इब्न बतूता है बच्चों ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में आपका एक देश पड़ता है मोरक्को का ही रहने वाला था आपका इब्न बतूता, जो कि भारत आपका लगभग 1333 के आसपास में पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा, यानी कि भारत ये कब पहुंचा था, तो इब्न बतूता आपका सिंध 1333 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 1333 ईस्वी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी, तो इब्न बतूता ने भारत की यात्रा आपका 14वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 14वीं शताब्दी। देखिए इब्न बतूता जिस समय भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत के राजा कौन थे, यानी कि किसके शासनकाल में ये भारत आया था, तो याद रखिएगा ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। MBT शॉर्ट में लिख दिया, एम का मतलब मोहम्मद, बी का मतलब हो गया बिन और आपका टी का मतलब हो गया तुगलक, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका इब्न बतूता थे ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता आपका बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इसकी पढ़ाई यानी कि विद्वानता को देखते हुए जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। काजी का मतलब क्या होता है, तो जज होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका इब्न बतूता मतलब किसे मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा इब्न बतूता को, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्नियर ने सिविर नगर किसे कहा है, तो वर्नियर ने सिविर नगर राजधानी को कहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राजधानी को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फ्रांसिस वर्नियर कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांसिस वर्नियर आपका ये फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते हुए देखा था, तो किसने लाहौर में आपका 12 वर्षीय बालिका को सती होते हुए देखा था, तो ये आपका वर्नियर ने ही देखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्नियर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता के अनुसार
ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो जो आपका ताराबाद था बच्चों, ये आपका गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, गाने वाले व्यक्तियों का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो जो आपका मार्को पोलो है बच्चों, इसे मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मार्को पोलो। देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यात्रियों का राजकुमार आपका ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को आपका यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज आपका मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किया है? तो वह कौन सा विदेशी यात्री था जिन्होंने भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का आपका वर्णन किया है? तो ये था आपके अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अल-बरूनी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो ये आपका इब्न बतूता ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, इब्न बतूता। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी? तो इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में आपका चीन की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, चीन की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो उल्लुक डाक व्यवस्था में आपका घोड़ा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, घोड़ा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो अभी कुछ देर पहले आपका शायद शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो आपका अल-बरूनी था, इन्होंने कौन से पुस्तक की रचना किया था? तो इन्होंने आपका किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किया था। वही लिखा हुआ है कि अल-बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता आपका अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है मोरक्को, वहीं के निवासी थे। तो याद रखिएगा इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो ये आपका मोरक्को के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? अभी मैंने आपको बताया काजी का मतलब क्या होता है? जज होता है। तो इसे कहाँ का जज नियुक्त किया था? तो इसे दिल्ली का जज नियुक्त किया था। ठीक है, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो वही लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शुरू में बताया मैंने आपको, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो शुरू में ये भी बताया आपको, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन बेस्टियस ट्रेवेनियर पेशे से क्या थे? तो ये आपका पेशे से आपका एक जोहरी था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन बेस्टियस ट्रेवेनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो इन्होंने भारत की यात्रा आपका 6 बार किया था। कितनी बार? याद रखिएगा, जॉन बेस्टियस ट्रेवेनियर ने आपका भारत की यात्रा 6 बार किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो चैप्टर है आपका भक्ति सूफी परंपराएं, यानी कि चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जिस तरह से 15-20 करके मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा। और बाकी जो आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसका अलग से आपका वीडियो आ रहा है, उसमें आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये भी काफी ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है तो ये काफी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। 15 से 20 क्वेश्चन, काफी भी नहीं है, 15 से 20 ही क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर 50-50 करवा रहे हैं। ठीक है, और ये 15 से 20 क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत करना है आपको। ठीक है, इससे पहले भी आपका 2-3 वीडियो आ चुका है, उससे आप लोग देखिए, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एक वीडियो से बोलिएगा कि 30 में 30 बिट जाए, तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं करवा सकता है, ना ही मैं भी करवा सकता हूँ। हाँ, अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हैं, यानी कि मैं जिस प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हुआ तो सब्जेक्टिव को करवा रहा हूँ, तो आपका 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव में से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर 30 में 30 नहीं तो आपका 28 जरूर आएगा। ठीक है, बाकी बात 2 आपका थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन आता है, तो लेंदी क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, उससे आपका 2 भिड़ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहां से हुई? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति आपका दक्षिण भारत से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण भारत। और ये जो आपका भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपका दक्षिण भारत से हुआ था। इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर के आए थे? तो याद रखिएगा, इसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत आपका रामानंद लेकर के आए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को लेकर के कौन आए थे? तो रामानंद लेकर के आए थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि
कि उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो वो भक्ति परंपरा आपका लिंगायत भक्ति परंपरा था जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लिंगायत। उसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछता है कि नयनार संत किसकी पूजा करते थे। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है नयन। नयन आपका नयन का मतलब क्या होता है, आंख होता है। और तीसरा आंख किसका था, यानी कि एक्स्ट्रा आंख किसका था, तो शिव जी का था। ठीक है, तो याद रखिएगा नयनार संत आपका शिव जी की पूजा करते थे। और जो आपका अलवर संत थे बच्चों, तो अलवर संत आपका विष्णु की पूजा करते थे। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पद्मावत किसकी रचना है, यानी कि ये जो पुस्तक है आपका पद्मावत, इसके लेखक कौन है, इसकी रचना किसने किया है। तो इसकी रचना आपका मलिक मोहम्मद जयासी ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जयासी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं। तो अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को आपका निर्गुण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा निर्गुण, यानी कि जो बिना निराकार मतलब बिना कोई आकार के, बिना कोई मूर्ति की जो पूजा करते हैं। ठीक है, सिर्फ मानते कि भगवान है, उसी को आपका निर्गुण भक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जो आपका प्राचीनतम भक्ति आंदोलन है बच्चों, इसका नेतृत्व आपका अलवर और नयनार संतों ने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलवर और नयनार संतों ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो देखिए गुरु नानक आपका जो टोटल 10 सिख गुरु है ना, देखिए सिखों के कितने गुरु हैं, तो सिखों के आपका 10 गुरु है। ठीक है, उनमें से जो पहला गुरु था, पहला गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गुरु नानक था। और इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म आपका 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका जन्म आपका तालवंडी में हुआ था। तालवंडी कहाँ है, तो पाकिस्तान में भी वर्तमान में तालवंडी है। ठीक है, तो तालवंडी आपका मतलब पाकिस्तान के तालवंडी में 1469 में आपका गुरु नानक का जन्म हुआ था। और ये आपका सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से ये आपका पहला गुरु थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है। तो विठल को भगवान के जो आपका विष्णु अवतार है इस रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अलवरों द्वारा रचित प्रमुख संकलन था, यानी कि इनमें से कौन सा पुस्तक आपका अलवरों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो जो आपका नल ईरा और दिव्य प्रबंधन है, ठीक है, ये आपका अलवरों के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कि जो आपका पुस्तक है आमुक्त माल्यद, ठीक है, इस पुस्तक की रचना किसने किया है। क्योंकि जब मैं आपको टॉप 200 जो VVI क्वेश्चन करवाया था PYQ, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, बोलिए कमेंट कीजिए फटाक से आप लोग कि आमुक्त माल्यद पुस्तक की रचना किसने किया है। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूं। तो इसकी रचना आपका कृष्णदेव राय ने किया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे कमेंट किए उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपका तैयारी चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुरु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा गुरु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था। तो जो आपका गैर मुसलमान थे, जैसे कि आपका हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, तो इसे कौन सा आपका धार्मिक कर देना पड़ता था, तो इसे आपका जजिया कर देना पड़ता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जजिया। और ये जजिया कर को किसने समाप्त किया था, तो याद रखिएगा अकबर ने समाप्त किया था। कब समाप्त किया था, तो 1564 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में है। कहाँ पे है, याद रखिएगा शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आपका दिल्ली में। कहाँ पे, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में, और शेख मुजाहिद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछेगा इससे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कबीर के दोहे कहाँ संकलित है। तो कबीर का जो दोहा है बच्चों, ये आपका बीजक में संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बीजक। और याद रखिएगा ये जो आपका कबीर है, इसके गुरु का नाम कौन क्या था, तो इसके गुरु का नाम था आपका रामानंद। हाँ, वही रामानंद जिसने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आया था। और इन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि कौन से संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए अपने
अपने विचारधारा के प्रचार के लिए पहली बार आपका हिंदी का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा रामानंद ने प्रयोग किया था, और यही रामानंद आपका कबीर के गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कबीर ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो आप जिसमें किसमें इसके दोहे संकलित थे? तो बीजक में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार आपका शंकर देव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा शंकर देव। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? यानी कि मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपका राजस्थान राज्य की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। और ये याद रखिएगा, ये जो मीराबाई थी एक आपका भक्ति संत थी, और ये किसको मानती थी, किसकी पूजा करती थी, किसकी आराधना करती थी? तो ये आपका कृष्ण की आराधना करती थी। आप लोगों ने शायद गाना भी सुना होगा कि भक्ति करना है तो मीरा की जैसा करो। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना होगा, इसी प्रकार से कुछ गाना है। तो याद रखिएगा कृष्ण की पूजा करती थी, कृष्ण को मानती थी, और ये आपका राजस्थान की रहने वाली थी जो कि भक्ति संत थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से आपका जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपका है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि सगुण भक्ति परंपरा क्या है? ठीक है, तो देखिए शिव विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त के रूप में पूजा की जाती है, सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। यानी कि सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आपका शिव भगवान और उसके अवतार, शिव के अवतार कौन है? तो शिव के अवतार बजरंगबली है। विष्णु भगवान, विष्णु के अवतार कौन है? तो आपका कृष्ण है और आपका राम जी हैं विष्णु के अवतार। ठीक है, तो जो शिव हैं तो आपका विष्णु है, इसके अवतार और देवियों की आराधना की जाती है, और इसकी जो आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, आपका मूर्त रूप में यानी कि मूर्ति के रूप में किया जाता है। इसी को आपका सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं, सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? ठीक है, दोनों में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से आता क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति परंपरा किसे कहते हैं? देखिए निर्गुण भक्ति परंपरा में आमूर्त यानी कि बिना मूर्ति का, निराकार यानी कोई भी आकार नहीं रहता है। ठीक है, ईश्वर की उपासना की जाती है। यानी कि जो आपका निर्गुण भक्ति परंपरा है इसमें आपका आमूर्त नहीं रहता, मतलब मूर्त नहीं रहता, आमूर्त रहता है, और ना ही इसमें भगवान को कोई भी आकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग बजरंगबली को आकार दे दिए हैं, कोई देखा है क्या? नहीं ना देखा, कोई देखा है तभी तो दिया होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने नहीं था देखा है, तो एक आकार के रूप में पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में करते हैं, लेकिन आपका निर्गुण भक्ति परंपरा में आपका ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपका निर्गुण भक्ति परंपरा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? तो ये आपका अभी शुरू में क्वेश्चन करवाए, ये आपका अलवर और नयनार संत थे सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है? तो कौन से? तो आपका नली आ रहा है दिव्य प्रबंधन को, इसको आपका तमिल ग्रंथ को आपका तमिल वेद कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो भक्ति स्त्री संतों के नाम बताएं। ठीक है, तो स्त्री संत पूछा यानी कि महिला संत। ठीक है, तो आपका अंडाल हो गया, और ये आपका कराई काल ऐमार हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्ति के निर्गुण धारा के दो संतों के नाम बताएं। तो भक्ति के निर्गुण धारा के आपका दो संत हैं, एक कबीर है और एक आपका नानक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यानी कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आपका रामानुजमचारी थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी? तो ये चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना आपका शेख मुजाहिदीन चिश्ती ने किया था। ध्यान रखिए, किसने किया था? शेख मुजाहिदीन चिश्ती ने। और शेख मुजाहिदीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, और याद रखिएगा एक क्वेश्चन वो कि दिल्ली चलो दिल्ली दूर है, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, तो दिल्ली दूर है ये किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया, जिसकी दरगाह है दिल्ली में, इन्होंने ये कहा था दिल्ली दूर है। आप लोग कमेंट करके फटाक से बताइए कि जो आपका शेख मुजाहिदीन चिश्ती है इसकी दरगाह कहाँ है? ठीक है बच्चों, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किया था। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा हरिहर और बुक्का, और इसकी स्थापना आपका 1336 ईस्वी में क्या गया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। और याद रखिएगा ये जो आपका कृष्णदेव राय थे ये कौन से वंश के शासक थे? तो ये आपका तुलु वंश के शासक थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसी के दरबार में आपका अष्टदिग्गज, जो कि आपका 8 तेलुगु कवियों का समूह था, ये भी आपका कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाजरा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो आपका हाजरा मंदिर है और विठल स्वामी मंदिर है, इसका भी निर्माण आपका कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तालीकोटा की लड़ाई
कब हुई? तो तालीकोटा की लड़ाई आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1565 ईस्वी। और कहा जाता है कि यही तालीकोटा के युद्ध में ही आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि तालीकोटा के युद्ध में ही विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था। तो ये आपका तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था तब हुआ था, मतलब 1565 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इटली यात्री निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में आया था? तो जो आपका इटली के यात्री है निकोलो कोंटी, ये आपका कौन से राजा के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य आया था? तो ये आपका देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा देवराय प्रथम के शासनकाल में। और ये कब आया था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1420 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो देखिए जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका 1336 ईस्वी में हुआ था और जो आपका बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना आपका 1347 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों राज्य की स्थापना जब से हुआ था तब से ही आपका एक दुआब था आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। ठीक है, दुआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को दुआब कहा जाता है। तो जो आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक आपका दुआब था जिसका नाम था रायचूर का दुआब। इस दुआब को लेकर के इन दोनों के बीच स्थापना से लेकर के इन दोनों राज्यों के अंत तक आपका संघर्ष चलते आ रहा था, यानी कि खानदानी लड़ाई जिसे कहते हैं, वो लड़ाई इन दोनों के बीच चलते आ रहा था। और ये जो आपका दुआब था इसका ये दुआब आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखिएगा ये आपका कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का दुआब था जिसे रायचूर का दुआब कहा जाता। ठीक है, यानी कि ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी का जो दुआब था यही इन दोनों के बीच का संघर्ष का मूल कारण था, यानी कि लड़ाई का मूल कारण था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने आपका 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालू वंश के संस्थापक आपका सालू नरसिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सालू नरसिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक, ये आपका तुलु वंश के ही थे। तो ये तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? ये तुलु वंश की स्थापना आपका क्या था? वीर सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा वीर नरसिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो ये आपका जो बहमनी साम्राज्य था इसी के साथ हमेशा लड़ाई संघर्ष चलते रहा था। और कौन से दबाव के लिए? तो रायचूर के दबाव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आमुक्त माल्यद की रचना किसके द्वारा की गई? तो आमुक्त माल्यद जो पुस्तक है बच्चों इसकी रचना आपका कृष्णदेव राय के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। और कौन से भाषा में किया गया था? तो याद रखिएगा तेलुगु भाषा में इसकी रचना किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका वही है कि आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की गई? तो आमुक्त माल्यद की रचना आपका तेलुगु भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो तालीकोटा का युद्ध है जो बच्चों जो कि आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। ये आपका विजयनगर साम्राज्य और जो आपका बीजापुर था, मतलब जो आपका जो बहमनी साम्राज्य था ये आपका चार भागों में बट गया था। ठीक है, तो उसी में से कुछ राज्य था आपका बहमनी साम्राज्य का ही, मतलब कुछ पार्ट था। तो ये जो लड़ाई थी इसका नेतृत्व आपका विजयनगर साम्राज्य की ओर से किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आपका राम राय ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो बारबोसा आपका पुर्तगाल के यात्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो जो आपका कृष्णदेव राय का ही शासनकाल है। कृष्णदेव राय ने खुद ही आपका तेलुगु में आमुक्त माल्यद पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, तो ये जो कृष्णदेव राय के जो शासनकाल था इसी को आपका तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ये दोनों आपका कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपका एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य की आपकी मातृ देवी कौन थी। तो विजयनगर साम्राज्य की मातृ देवी आपका पंपा देवी थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ। 3 नंबर और 5 नंबर वाले के लिए आपका अलग से वीडियो आता है, और इसके लिए भी आपका 3 से 4 वीडियो आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के चेक कीजिए, ठीक है, वहां से वे सारे वीडियो को देख लीजिए, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय ये आपका कर्नल कोलिन मैकेंजी को जाता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे आपका कि अभियंता और पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे, यानी कि इसकी खोज आपका कोलिन मैकेंजी ने कब किया था, तो 1800 ईस्वी में किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की 3 मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो इंडो स्थापत्य शैली की 3 मुख्य विशेषताएं आपका, पहला इसका विशेषता था विशाल प्रवेश द्वार, दूसरा इसका विशेषता था आपका मेहराब, और तीसरा इसका विशेषता था गुंबद। ठीक है, तो ये आपका 3 विशेषता थी आपका इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डोमिगो पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो डोमिगो पायस आपका ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सीजर फ्रेडरिक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो सीजर फ्रेडरिक आपका ये सदाशिव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फारस यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो जो आपका फारस के यात्री थे अब्दुल रजाक, ये जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे, ये आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में किए थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका देवराय द्वितीय है, इन्होंने ही अपनी सेना में आपका मुस्लिमों को शामिल किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, कमेंट करके फटाक से बताइए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, हम्पी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 7 था उसके मोस्ट वीआई और जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न था, ये मैंने आपको करवाया। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो कि किसान जमींदार और राज्य है, इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और ये सारा मैं यहाँ पे जितना क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार अगर आप लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लेते हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न को कर लेते हैं, तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो आपको सेट बाय सेट करवा रहा है ना, इससे आपका 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है, इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू कोई भी सब्जेक्ट का अगर कर लेते हैं तो उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन करके नहीं करवा रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन पर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो प्रत्येक चैप्टर से मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब आपका जो चैप्टर नंबर 8 है किसान जमींदार और राज्य, इसके क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन आपका अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की रचना आपका अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अबुल फजल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईने अकबरी आपका 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपको समझाया हुआ था जब आपका जो टॉप 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि आईने अकबरी आपका 5 भागों में कैसे विभक्त है। देखिए आपका एक पुस्तक अभी मैंने आपको बताया अकबरनामा, अकबरनामा की रचना किसने किया है, तो अबुल फजल ने किया है। ये जो अकबरनामा है बच्चों, इसका 3 भाग है। इसका कितना भाग है, 3 भाग है, 1, 2 और 3। और ये जो आपका तीसरा भाग है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपका आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, इसका फिर से आपका 5 भागों में ये आपका विभक्त है। ठीक है, अगर अकबरनामा पूछे तो याद रखिएगा अकबरनामा आपका 3 भागों में विभक्त है, आईने अकबरी आपका टोटल 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, और ये आपका जो आईने अकबरी है, ये अकबरनामा का ही एक आपका
पार्ट है। ठीक है, तो अकबरनामा पूछे तो आईने अकबरी पूछे, दोनों के रचनाकार आपके कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा आपका 3 भागों में विभाजित है और आपका आईने अकबरी 5 भागों में। ठीक है बच्चों, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फिर से। अगर पहले आप लोगों ने 200 एमसीक्यू क्वेश्चन देखा होगा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 16वीं 17वीं सदी के दौरान आपका हिंदुस्तान में टोटल आपका 85% लोग गांव में रहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 85। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो ये आपका किसानों के लिए रैयत, मुजरियाना और किसान, ये तीनों नाम का प्रयोग करते थे। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो देखिए रबी फसल आपका मुख्य रूप से आपका शरद ऋतु में होता है, लेकिन यहाँ पे आपका शरद ऋतु ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा वसंत ऋतु। क्योंकि देखिए आपका ठंड के बाद आपका वसंत ऋतु ही आता है और वसंत ऋतु में भी आपका रबी फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा वसंत ऋतु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें हैं। तो मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा आपका चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये तीनों फसल का आपका उत्पादन किया जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसलें के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम है। तो ये कौन सी फसल आई थी? तो ये आपका मक्का आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मक्का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन सी थी? तो ये आपका मुगल राज भी था, व्यापार भी था और मुद्रा और बाजार भी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध यानी कि इसको बैन किया था आपका जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। और ये तंबाकू का सेवन पहली बार किसने किया था, यानी कि किसने पहली बार खाया था तंबाकू? तो ये आपका अकबर ने खाया था, यानी कि सेवन किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? तो पंचायत का सरदार आपका मुखिया होता था, उसे क्या कहा जाता? तो उसे आपका मुकदम या मुखिया कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री आपका टोडरमल था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा टोडरमल। और याद रखिएगा टोडरमल ने ही आपका आईने ए दहसला का प्रतिपादन किया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तो आईने अकबरी अभी बताया आपको कि जो आपका अकबरनामा है ये 3 भागों में विभाजित है और जो तीसरा भाग है यानी कि तृतीय खंड है उसी से संबंधित है आपका क्या? आईने अकबरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा तृतीय खंड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बच्चों कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में आपका ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल था, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल था और उस कालांश में के बनी इमारतें एवं स्मारक भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी ये सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी? तो आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में आपका वर्ष में 3 फसलें होती थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। और प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये आपका जहांगीर ने लगाया था। अब अगला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मैं करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में जो आपका औपनिवेशिक शासन व्यवस्था है बच्चों ये सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल। और कहा जाता है कि जो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था उसी के बाद ही आपका बंगाल में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना शुरू हो चुकी थी, कह सकते हैं औपनिवेशिक शासन व्यवस्था शुरू हो गया था। लेकिन जो 1765 में आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी उससे ही आपका पूर्ण रूप से बंगाल पे शासन व्यवस्था आपका अंग्रेजों का चालू हो गया था, नहीं कि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था चालू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर
कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। देखिए, एक नाम है आपका कॉर्नवालिस कोड, एक नाम है आपका इस्तेमारी बंदोबस्त और एक नाम है आपका अस्थाई बंदोबस्त। ये तीनों एक ही है, इस्तेमारी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस कोड और आपका अस्थाई बंदोबस्त, तीनों आपका एक ही है। और ये किसने लागू किया था? तो ये आपका कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब किया था? 1793 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जोतदार कौन होते थे? तो जोतदार आपका धनवान रैयत होते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा धनवान रैयत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो जो आपका 5वीं रिपोर्ट है बच्चों, इसे ब्रिटिश संसद में आपका 1813, कब? 1813 में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1813। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? तो जो आपका कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर है बच्चों, इसकी स्थापना आपका फ्रांसिस बुकानन ने, किसने? फ्रांसीसी बुकानन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन से देश से थे? कमेंट कीजिएगा फटाक से। पहले मैंने आपको बताया है 200 प्रीवियस क्वेश्चन में, फटाक से बताइए फ्रांसिस बुकानन कौन से देश थे, केस थे? चलिए बता दिए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, याद रखिएगा, ये जो आपका है फ्रांसिस बुकानन, ये आपका एक जोहरी था, जोहरी को ही आपका चिकित्सक कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो जोहरी, ऑप्शन में जोहरी भी दे सकता है और चिकित्सक भी दे सकता है, ठीक है, दोनों आपका एक ही होता है। वही क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो ये आपका चिकित्सक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो पहाड़िया जनजाति के जीवन प्रतीक के रूप में आपका हल को, किसे? हल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि संथाल जनजाति, क्या संथाल जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो संथाल का क्या था? कुदाल, ठीक है, हाँ, कोड़ने वाला कुदार, कुदार था इसका जीवन का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और आपका पहाड़िया हल, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुंजरिया क्या है? तो गुंजरिया आपका पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ था? तो ये आपका संथाल विद्रोह, कौन से विद्रोह? संथाल विद्रोह के परिणाम ही आपका संथाल परगना, जो आपका एक प्रमंडल है अब झारखंड का, इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1855 में, कब? 1855 से 56 के बीच में हुआ था। किसने किया था इसका नेतृत्व? तो सिद्धू और कान्हू दोनों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। चांद भैरव भी था और आपका फूलो झानो भी थे, ठीक है, 4 भाई इन लोग था, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और 2 बहन था, ठीक है, फूलो झानो, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वही क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? अभी बताएं, कब? 1855 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का जो निर्माण है बच्चों, ये आपका कब किया गया था? तो ये आपका 1859 में, कब? 1859 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो जो आपका दक्कन दंगा आयोग है, जो इसकी जांच करके, दक्कन दंगा की जांच करके जो अपने रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करती है, ये कब पेश किया था? ठीक है, तो ये कब पेश किया था? तो ये पेश किया था आपका 1878 में, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दामिन ये कोह क्या है? तो आज देखिएगा, दामिन ये कोह आपका संथालों की भूमि है। क्या है? आज संथालों की भूमि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और दामिन ये कोह की घोषणा 1824 में किया गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता, क्वेश्चन यही पूछेगा, ठीक है, दामिन ये कोह क्या है, और ऑप्शन में इस तरह से आपको ये सारा ऑप्शन हटा देगा, ठीक है। तो एक जो आपका ऑप्शन है, यही ऑप्शन शुरू जो आंसर होगा वही नहीं देगा, इसके जगह पर क्या दे देगा? भूभाग दे देगा, ठीक है। तो भूभाग मतलब जमीन ही होता है, तो याद रखिएगा दामिन ये कोह क्या था? संथालों की भूमि, तो इसे क्या कहेंगे? भूभाग कहेंगे, ठीक है, मतलब जमीन था, ये क्या था? जमीन था, दामिनों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। एक आपका संथालों की भूमि ऑप्शन में जल्दी से नहीं देता है, ऑप्शन में देता है भूभाग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो क्वेश्चन था आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मैंने आपको करवाया। देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। कि हल और कुदाल के बीच संघर्ष का क्या आशय है? तो इसका आशय है संथाल और पहाड़ियों के बीच की लड़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका नाम होता है गुमनाम। क्या है? गुमनाम, यानी कि जिसका कोई पता ना उसी को बेनामी
कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अमला अमला कौन था? तो देखिए, राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, मतलब जमींदार का जो एक अधिकारी होता था जो आपका राजस्व इकट्ठा करता था, उसी को क्या कहते थे? अमला कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह आपका 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 मई 1857। और याद रखिएगा, ये आपका कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, 1857 के विद्रोह का बहुत सारे कारण थे, लेकिन उस समय का जो तत्कालिक कारण था, ये प्रमुख कारक आपका ये चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, ये अफवाह फैल गई थी, यही आपका मुख्य कारण था, नहीं कि प्रमुख कारण था 1857 के विद्रोह का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, चर्बी वाला कारतूस। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जो 1857 के विद्रोह में जो शहीद हुआ था, ये पहला व्यक्ति कौन था? तो ये मंगल सिंह थे, मंगल पांडे थे, सॉरी माफ कीजिएगा, मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मंगल पांडे। और मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, मंगल पांडे को आपका 8 अप्रैल 1857 को, कब? 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दिया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बच्चों, ये आपका बहादुर शाह जफर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बहादुर शाह जफर। और याद रखिएगा, ये आपका अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यही बहादुर शाह जफर था, जिन्होंने 1857 के विद्रोह की नेतृत्व किया था। ठीक है, और यही 1857 के विद्रोह का आपका सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो अभी कुछ देर पहले बताएं कब दिया गया था, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 अप्रैल 1857। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक ये जो पुस्तक है बच्चों, ये आपका अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, अशोक मेहता। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली नाम से भी जाना जाता है, मनु के नाम से भी जाना जाता है, और मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये तीनों नाम से और जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से 1857 का नेतृत्व किया था? उस क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो याद रखिएगा, झांसी से। ठीक, और ये झांसी की ही रानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इससे आपका बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपका वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, वीर कुंवर सिंह। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया था? यानी कि जब 1857 की क्रांति का दमन हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो इसके बाद आपका कौन सा क्रांतिकारी नेता आपका ये नेपाल भाग जाता है? तो ये आपका नाना साहेब और बेगम हजरत महल, ये दोनों नेपाल भाग जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो जो पील कमीशन का गठन है बच्चों, ये आपका सेना के पुनर्गठन के लिए किया गया था। क्योंकि देखिए, जो 1857 की क्रांति है, इसका जो विद्रोह प्रारंभ किया था, किसने किया था? मंगल पांडे टाइप का, मतलब जो सेना सब थे, जो अंग्रेज के सेना थे, मतलब भारतीय सेना थे अंग्रेज में। ठीक है, ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे, उन्होंने इसका विद्रोह आपका प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यही सेना का पुनर्गठन के उद्देश्य से फिर से आपका विद्रोह समाप्त होने के बाद पील कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहां भेज दिया गया था? तो मुगल बादशाह को उसके पद से अपदस्थ करके जो आपका अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, इसे आपका म्यांमार का रंगून भेज दिया गया था। ठीक, कौन सा जेल? तो रंगून जेल इसे भेज दिया गया था, वहीं पे इसका मृत्यु हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, रंगून। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई
किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये कहाँ से, झांसी से, झांसी की ही रानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की? तो सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था? ये किसने लाया था सहायक संधि को? तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल। देखिए लखनऊ पूछे तो अवध पूछे, क्योंकि देखिए आपका जो अवध जिसे कहा जाता है ये लखनऊ के आसपास के जो हिस्से हैं उसी को आपका अवध कहा जाता है। ठीक है, तो अवध पूछे तो लखनऊ पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा याद रखिएगा, बेगम हजरत महल होगा। यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपका किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति को आपका लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद देखिए अब इस चैप्टर का हम लोग यहाँ पे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका जो सब्जेक्टिव में अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये भी आपका कंप्लीट होते हुए चलेगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं का नाम बताएं। ठीक है, तो कौन कौन से पुरुष नेता आपका 1857 की विद्रोह में आपका भाग लिया था? तो ये नाना साहब थे, तात्या टोपे थे, वीर कुंवर सिंह था, ठीक है, बहादुर शाह जफर था, बहुत सारे थे, लेकिन ये आप लोग 4 का नाम लिख सकते हैं। साथ ही साथ मंगल पांडे का भी नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह आपका रोटी और कमल का फूल था। क्या था? रोटी और कमल का फूल था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किस के विषय में कही गई है? ठीक है, तो ये जो पंक्ति है बच्चों आपका ये कविता आप लोगों ने सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये आपको जो कविता है ये आपका रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगल पांडे कौन था? ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कुछ देर पहले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया कि जो मंगल पांडे था ये 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, तो ये कौन था? तो ये आपका एक सिपाही था। ठीक है, तो देखिए वही लिखा हुआ है कि मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे जिन्होंने 1857 के क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कब और कहां से शुरू हुए थे? तो 1857 का जो विद्रोह है वैसो ये सबसे पहले आपका 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपका ये 1857 का विद्रोह है ये पहली बार अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध पहला जन आंदोलन था। ठीक है, मतलब आवाज उठाया था पहली बार भारतीयों ने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध, इस वजह से इसे आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध यह पहला जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब क्या हुआ? देखिए छोटा मोटा तो आवाज तो बहुत सारे लोगों ने उठाया था। ठीक है, जैसे कि आप झारखंड में देखिए 1855 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था, तिलका विद्रोह हुआ था, लेकिन जन आंदोलन का मतलब हुआ एक व्यापक तौर पर, मतलब पूरे भारत में जो फैल जाए। ठीक है, तो 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है कि पूरे भारत में ये फैल गया था, नहीं कि पूरे भारत का पहला जन आंदोलन था अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 13 का है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रत्येक चैप्टर से आपका आप लोगों ने देखा होगा 15 से 16 क्वेश्चन करके करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये 15 से 16 क्वेश्चन जो आपका है ये बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा VVIE क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये 15 से 16 क्वेश्चन करके प्रत्येक चैप्टर का कर लेते हैं चैप्टर वाइज तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक का है ये दो चैप्टर करके आपका वीडियो अपलोड हो चुका है, 5 वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उसे जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। इतना आप लोग अगर चैप्टर वाइज कर लेते हैं ना तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं ये नहीं पढ़ा वो नहीं। एक बार चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इस चैप्टर का आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए
ठीक है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस 1915 में आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1915। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो बंगाल के जो विभाजन की घोषणा है ये आपका 1905 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1905। और इसकी घोषणा आपका कौन से गवर्नर जनरल ने किया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था 1905 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि काला कानून किसे कहा गया। तो काला कानून आपका रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट बिल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा रॉलेट बिल। और ये जो आपका रॉलेट एक्ट है बच्चों जिसे काला कानून कहा जाता है, ठीक है, तो ये कानून आपका कब आया था। तो याद रखिएगा 1919 में आया था। और इसी के विरोध में आपका पंजाब का आपका अमृतसर, ठीक है, वहां पे एक जगह था आपका जालियांवाला बाग, वहां पे बहुत सारे भीड़ में आपका लोग जमा हुए थे इसी कानून के विरोध में। जनरल डायर आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, वो जनरल डायर क्या करते हैं आपका ये गोली चलवा देते हैं लोगों पर, तो वहां पे काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही काला कानून की वजह से एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इसी के विरोध में लोग खड़े थे तो जनरल डायर ने गोली चलवा दिया भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, आप लोग इंग्लिश कोर में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ। तो चोरी चोरा कांड आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। तो 1920 में आपका बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। और इसे वापस कब लिया था। तो वापस लिया था आपका 1922 में। कहा वापस लिया था, बस यही चोरी चोरा कांड जो आपका हुआ था ना भैया, जिसमें थनवा को जला दिया था, इसी की वजह से वापस लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो याद रखिएगा जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1942। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो और या मरो का नारा आपका यही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है। तो ये कथन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। किसका है? तो ये कथन आपका सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपका 1900 कब किया था? 1923 में। किसने किया था? चित्तरंजन दास और आपका मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास। और याद रखिएगा इसका साथ मिलकर किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने भी। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? तो ये महात्मा गांधी ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ आपका गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कब प्रारंभ किया था? तो 22 मार्च 1930 को। ठीक है, और ये आपका जो दांडी मार्च है समाप्त कब हुआ था? तो आप देखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 15 कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद आपका इस चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया। तो दांडी यात्रा आपका ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कहां से? साबरमती आश्रम से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब बंद किया था, यानी कि कब भंग किया था। तो ये आपका 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो मैंने आपको शुरू में बताया 1942 को शुरू हुआ था। कब? 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपका वो ह्यूम ने किया था। कब किया था? 1885 में। कब? 1885 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आपका ये 1920 में। कब? 1920 में शुरू किया था। वापस कब लिया था? 1922 में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका
आपका क्या है कि पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना, ठीक है, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पास किया गया? तो पूर्ण स्वराज की जो आपका प्रस्ताव है बच्चों, ये आपका लाहौर अधिवेशन में कब 1929 में पास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आपका बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो आपके बुक है बच्चों, ये किसका आत्मकथा है? तो ये आपका महात्मा गांधी का आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये खिलाफत आंदोलन को आपका मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा से शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपका अगला चैप्टर है संविधान का निर्माण, और ये आपका अंतिम चैप्टर है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? यहाँ पे सभा नहीं होगा, सिर्फ संविधान होगा, ठीक है। तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को आपका इस 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 26 जनवरी 1950। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा की बैठक में आपका टोटल 210 सदस्य उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसी को आपका संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, यही आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि यह अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में आपका टोटल 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टोफर्ड क्रिप्स, यानी कि ये तीनों आपका क्या है कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। और इसके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ये आपका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो आपका हंसा मेहता भी भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी, सरोजिनी नायडू भी थी, और आपका दुर्गाबाई देशमुख भी थी, यानी कि ये सभी आपका भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो एक जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। और कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1946 को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो जो 1895 ईस्वी के जो स्वराज विधेयक है बच्चों, ये किसके निर्देशन पर तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपका बाल गंगाधर तिलक, किसके? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन पर तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष ये थे आपका डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष है, यह अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो यह अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्वेश्चन में यह अस्थायी पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को आपका 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और किसने प्रस्तुत किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो इसमें आपका टोटल कितने सदस्य थे? तो इसमें आपका टोटल थे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 389। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में टोटल आपका एनसीईआरटी के अनुसार 562 रियासत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? तो जो आपका बी एन राव है इससे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। देखिए जैसे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, और इसे अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? तो महात्मा गांधी आपका हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है
कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नहीं है तो याद रखिएगा कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, इसे भी याद रखिएगा। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान निर्माती सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये आपका कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपका सारा चैप्टर का जो निचोड़ था, ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन करके मैं आपको करवाया। जो ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका था नहीं, इतना करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं, और हो सके तो आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएगा भैया इससे। ठीक है, मतलब कि देखा जाए तो आपका जो 45 नंबर, ठीक है, 45 या 44, हाँ 45-46 नंबर के आसपास जो आपका है भाई सब कवर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी और भी कुछ 30 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रहा है, उसे भी देखते जाइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, और भी हो सकता है तो कर देंगे। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।